नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। देखिएगा, भारतीय कला संस्कृति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और भारतीय कला संस्कृति के बारे में जो है हम चर्चा संपूर्ण रूप से कर चुके थे। पिछले क्लासों के अंदर हमने जाना कि देखिएगा, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, विरासत किसे कहते हैं। उसके बाद में हम कला संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा, मस्जिदों के बारे में पढ़ा, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा। तो उन संपूर्ण चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार की शैलियां होती है, किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया, किस प्रकार के मंदिर है और कौन कौन से शासक ने किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडो इस्लामिक शैली के बारे में। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक शैली किस प्रकार की है, इससे पहले हमने बेसिक शैली के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में इंडो इस्लामिक शैली के बारे में चर्चा करेंगे कि इंडो इस्लामिक जो शैली है, इसके मंदिर किस प्रकार के हुआ करते थे। देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या विशेषता रही है। उसके बाद में हम इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका विकास किस प्रकार से रहा है। उसके बाद में इसके क्षेत्रीय कलाओं के बारे में बात करेंगे कि आपसी क्षेत्रीय कलाएं किस प्रकार की थी। विशेषता के अंदर हम देखिएगा, इसके अंदर भारतीय प्लस इस्लामिक शैली का मिश्रण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत देखिएगा त्रिवेदी और उसके यानी कि बल्ली और सहतूर प्लस अलंकरण यानी कि 3 प्रकार की कलाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस्लामिक शैली का मिश्रण जो है अर्कुइता के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर गुम्बदनुमा और एक होता है जो कि अश्वक्ष के प्रयोग से बना होता है, अश्वास के प्रयोग से बना गया है और उसको जिस प्रकार से गुम्बद और महरूब का प्रयोग किया गया है, उन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे या फिर उस शैली के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, अरबी लिपि में लिखे हुए कुरान की पंक्तियां प्लस फूल पत्तियों का अलंकरण की पद्धति जो है, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, इसका विकास कहाँ हुआ है। विकास को लेकर अगर हम बात करें तो विकास देखिएगा दिल्ली के सल्तनत काल में हुआ है, मुगल काल में हुआ है, यानी कि दोनों कालों में ही जो है इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ है। किस काल में हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत काल में और मुगल काल में। यानी कि अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से भारतीय कला संस्कृति की जड़ अगर हम बात करें तो सीधी सीधी इतिहास से है। तो इतिहास के अंदर आप लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास जब आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था और मुगल काल के बारे में भी पढ़ा था। मैंने वहां पर भी आपको चर्चा की थी, वहां पर अपने विस्तार से चर्चा नहीं की थी, बस प्रीलिम्स की दृष्टि से वहां पर मैंने बहुत सारे फैक्ट जो है आप लोगों को लिखवा दिए थे उस समय। बाकी अभी आप लोगों की मेंस की दृष्टि से, आंसर राइटिंग करने की दृष्टि से आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन वो चीजें मैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ जो चीजें मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलेगा। और ये आप लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य मानिएगा कि एक ही शिक्षक के द्वारा आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है और एक ही शिक्षक के द्वारा भारतीय कला संस्कृति पढ़ाई गई है। ठीक है, क्योंकि एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है और बेनिफिट ये हो जाता है कि जो चीजें उन्होंने इतिहास में पढ़ा दी है वो आपको कला संस्कृति में नहीं पढ़ाएगा। यानी कि आपके अंदर जो बोझ है, भारी भरकम जो चीजें हैं, उन चीजों को वो हटा देगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को हटाना है। तो वही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है और वही सबसे बड़ी बात है। चलेगा, तो हम बात करेंगे क्षेत्रीय कला के अंदर जौनपुर की कलाओं के बारे में, मालवी क्षेत्र की कलाएं, बंगाल की कलाएं और इसके बाद में दक्कन के जो मैदान है या दक्कनी जो क्षेत्र है उनकी कलाओं के बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। चलिएगा, अब एक बार हम शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले जो है जिस प्रकार से देखिएगा, मंदिर में आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के आकृतियां हम करते थे। सॉरी, मंदिरों की बात कर रहे हैं, हम स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की देखिएगा, दिल्ली सल्तनत काल में इस प्रकार के यानी कि इस प्रकार के गुंबदनुमा, जिस प्रकार से ईंट का भट्टा आपने देखा होगा तो उसके चारों तरफ, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कुतुब मीनार आप लोग जानते होंगे। तो देखिएगा, स्टिग्लिट हिन यानी कि फैमिंग तकनीक, यानी कि इस तकनीक को इंग्लिश में स्टिग्लिट हिन और फैमिंग तकनीक के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने कुतुब मीनार यानी कि किसका चित्र है, दिल्ली सल्तनत काल में विकसित की गई है, तो कौन सा चित्र है ये, कुतुब मीनार का। इसके बाद में देखिएगा अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजे के ऊपर की आकृतियां आप लोगों को दिखाई देगी। जिस प्रकार से मैंने अभी बात की थी कि इसके अंदर क्या होगी कि अरबी में कुछ लिखा हुआ होगा और इसके बाद में फूल पत्तियों वाली जो आकृतियां आप लोगों के सामने दिख रही है, ये जो आकृतियां आपके सामने दिख रही है, ये चीजें जो है ये किस प्रकार की कला है, तो ये भी आपके यानी कि दिल्ली सल्तनत काल के समय की। इसके बाद में देखिएगा दूसरी कला जो है यानी कि सजामी है। सजामी का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर आपने कभी देखा होगा तो यानी कि शंख का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसकी आकृति में इसके नुमा बनाया जाता है। इसके बाद में देखिएगा चार बाग का मंदिर आप लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, अब हम इसकी विशेषता के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या रही है। देखिएगा, विशेषता के अंदर अगर हम बात करें तो इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य कला है उसका सर्वप्रमुख विशेषता जो है वो त्रिविक्ति एवं अर्कुइती शैली के सुंदर संयोजन से बनी हुई है।
वस्तुतः यानी कि वास्तव में अगर इस बात को देखा जाए तो देखिएगा भारतीय शैली को त्रिवेदी कहा जाता है। भारतीय जो शैली है उसको त्रिवेदी कहा जाता है। त्रिवेदी क्यों कहा जाता है इस चीज को देखते हैं, जिसमें देखिएगा बल्ली एवं सहतूर का प्रयोग के निर्माण किया जाता है और अलंकरण के लिए भी फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चित्र को या किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भारतीय जो संस्कृति है या फिर भारतीय जो स्थापत्य कला है, इसके अंदर 3 चीजों का मिश्रण बताया गया है। जिस प्रकार से देखिएगा, पहले बल्ली का मतलब किसी चीज को एक आकृति देना, उसके बाद में सहतूर यानी कि उसको एक डिजाइन दे देना, एक विशेष प्रकार की आकृति देना, उसके बाद में उसको अलंकृत कर देना और अलंकृत भी फूल पत्तियों के माध्यम से इनकी प्रकृति के सुंदर दृश्य उसके ऊपर अंकित किए जाते हैं। आज भी आप लोग देखते हैं तो मंदिर के दरवाजों पर फूल पत्तियों के ही सुंदर अंकन किए जाते हैं, महिलाओं के शोभनीय चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी स्थान ऐसा होता है तो उसके लिए इस प्रकार की अलंकृत इस प्रकार की चीजों का निर्माण किया जाता है। चलिएगा, इसी प्रकार से देखिएगा दूसरी तरफ इस्लामिक शैली के अंदर भवनों का निर्माण जो है आर्कुटी के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से गुंबद और महलूबों का प्रयोग किया जाता है और तथा तो साथ ही में सजावट के लिए जो है अरबस्की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अरबस्की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः अरबी लिपि में जो लिखे हुए गए हैं, जो कि कुरान की पंक्तियां उसके ऊपर अंकित की जाती है, साथ ही में फूल पत्तियां भी उसमें अंकित होती है, साथ ही में भवनों की सजावट या अलंकरण की पद्धति उसके अंदर अपनाई जाती है। अरबक कहलाता है। ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये चीजें अरबस्की कहलाती है। और अरबस्की यानी कि ये इस्लामिक स्थापत्य कला की खास विशेषता है। इस्लामिक स्थापत्य कला की खास विशेषता क्या है कि एक अलग प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाता है। उसके अंदर जो है जिस प्रकार से अरबस्की पद्धति है उसका प्रयोग उसमें किया जाता है, यानी कि भवनों को एक विशेष डिजाइन दी जाती है, विशेष डिजाइन के साथ में उसको फूल पत्तियों के साथ में या फिर उसमें एक नई सजावट दी जाती है या एक अलग प्रकार के अलंकृत चित्र जो है अलंकृत किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अरबस्की कहते हैं। ठीक है, तो अरबस्की पद्धति के प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। चलिएगा, इसके अंदर देखिएगा भवनों का निर्माण सामग्री में पत्थरों का जो है वो प्रयोग किया जाता है और पत्थरों को आपस में जोड़कर ही इन आकृतियों को क्या दिया जाता है, यानी कि आकार दिया जाता है। चूना पत्थर, गारा, जिप्सम का प्रयोग भी उस समय किया जाता था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस समय की, तो सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। इसलिए गुंबद और महरूबा और इस्लामी किला के देन यह है कि वस्तु में इसका आरंभिक संरचना जो है रोमियो से मिलती थी। रोमियो जो देश है उनसे इसकी शैली मिलती थी थोड़ी बहुत, और इस समय जो है इससे भारत में लाने का श्रेय जो है कुषाण शासकों को दिया जाता है। किंतु भारत के भवनों का निर्माण लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय जो है तुर्की शासकों को दिया जाता है। यानी कि भारत के अंदर जो ये कला आई इसकी इस्लामिक कला की देन नहीं है, यानी कि महरूबा गुंबद जो है ये इस्लामिक कला की ही देन मानी जाती है। भारत के अंदर जो गुंबद बनाए जाते हैं, आज मंदिरों पर भी आप लोग देखते होंगे कि गुंबद कलशनुमा आकृतियां बनाई जाती है, एक विशेष डिजाइन दी जाती है, तो ये इस्लामिक कला की देन है, इस्लामिक कला की देन है। उसी के साथ में अगर हम बात करें इतिहास को, अगर थोड़ा गहराई से अगर हम खगोलते हैं तो हमें मिलता है देखने को कि ये जो है आपके कुषाण जो शासक थे वही इसको भारत में लेकर आते हैं। कुषाण शासक वहां से सीख कर आते हैं और कुषाण जो शासक थे वही इस चीज को जो है भारत में लागू करते हैं और भारत में ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसे भवनों का निर्माण करवाते हैं जिनमें गुंबद की आकृतियां होती है और किस प्रकार के महरूबाओं की आकृतियां होती है। इसके बाद में कहा जाता है कि किंतु भारत के अंदर जो भवन निर्माण की जो कला है उसका जो श्रेय है वो तुर्की शासकों को जाता है, क्योंकि तुर्की शासक ही इसको लेकर आए थे और तुर्की शासक जब यहाँ पर स्थापित है यानी कि तुर्क शासन करने लग गए थे, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो है यहाँ पर इस प्रकार की कलाओं का निर्माण होने लग गया था। ठीक है, चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं जिस प्रकार से देखिएगा गुंबद और महरूबाओं की संरचना में भवन यानी कि किस प्रकार के भवन बनाए जाते थे उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा गुंबद और महरूबाओं की संरचना भवन की विशाल सभा भवनों का निर्माण के सहज बना देती है। वस्तुतः गुंबद और महरूबा की जो छत होती है उसको सहारा देने के लिए बड़ी संख्या में बनाने वाले स्तंभों की आवश्यकता होती है। स्तंभों को समाप्त कर दिया, अतः गुंबद के महरूबाओं के माध्यम से भवनों की विशालता और मजबूत देने की कार्य मिलता है। क्योंकि इस्लामिक में प्राणियों के चित्रण से मान्यता नहीं है, अतः अलंकरण के विभिन्न जो ज्यामितिक आकृतियां होती है एवं फूल पत्तियों के अलंकरण किया गया है। इसके तहत कमल एवं जो घाटों का अंकन करते हैं, यानी कि कमल जैसे चित्रों का अंकन ज्यादा किया गया है। इसी तरह से इस्लामिक स्थापत्य कला का अलंकरण में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष पहलू भी शामिल किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है इस्लामी कला के अंदर आपको देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत काल में विकास किस किस प्रकार के कला का होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इल्बरी काल जो है, इल्बरी काल किसको कहते हैं, जिस प्रकार से देखिएगा यानी कि आप लोग
अभी हम पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या न्यू पाषाण काल, इस प्रकार के नाम प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ने को मिलता है। उसी प्रकार से देखिएगा सल्तनत काल के अंदर भी जो है शासक, अलग अलग जो शासक हुए हैं, उसको भारतीय कला संस्कृति के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी उसको एक नया काल का या फिर एक नई दिशा दी जाती है। तो नई दिशा देने के लिए एक विशेष काल है और उस काल का प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार से देखिएगा इल्बरी काल, इल्बरी काल किसको कहते हैं, इस चीज को देखिएगा। कुतुब ऐबक ने चिश्ती सूफा संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसके अंदर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत कर दी थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। ठीक है, आगे फिरोज शाह तुगलक जो है उसके काल में इसकी मरम्मत हुई। और कुतुब का अर्थ है एक स्तंभ। कुतुब का मतलब ही क्या होता है, एक स्तंभ होता है जो कि न्याय एवं संप्रभुता का प्रतीक होता है। ये मीनार जो है शंकु आकृति की बनाई गई है और शंकु आकृति की बनाई गई है क्योंकि इसमें बने हुए जो छज्जे हैं वो स्टेबलिफाइड हैंड कैंपिंग तकनीक से मीनार से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस्लामिक कला की ही देन है कि इस्लामिक कला से जुड़ी हुई है। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, उसकी भी आकृति इसी प्रकार की दी गई है। इसके बाद में देखिएगा खिलजी काल किसको कहते हैं। ठीक है, इल्बरी काल आपको समझ में आ गया। इल्बरी काल किसको कहेंगे हम लोग, यानी कि उस समय को जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मीनार का निर्माण करवाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मीनार जो है उसका निर्माण कराएगा। इल्तुतमिश जो है उसको पूरा करेगा। उसके बाद में उसका अगला जो शासक होगा उसकी वो मरम्मत करवाएगा। तो उस काल को तो हम इल्बरी काल कह देंगे। इसके बाद में खिलजी काल किसको कहते हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो खिलजी काल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर जो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसमें घोड़े की नाल के आकार की एक महरुआ बनाया हुआ था और इसमें कमल की कलियों की तरह जो है झलरियां, कमल की जो कलियां होती है उसकी तरह झलरियां बनाई गई है, जो कि अलंकरण के साथ की गई है। और साथ ही में दीवारों पर आकर्षक जालियां बनाई गई है और इससे मार्शल का इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। इसमें जो मार्शल ने इसको इस्लामिक स्थापत्य कला का खजाना का सबसे बड़ा हीरा कहा है। मार्शल ने क्या कहा है इसको कि इस्लामिक स्थापत्य कला का सबसे बड़ा खजाना यानी कि सबसे बड़ा हीरा जो है वो यही है। कौन सी चीज की बात कर रहे हैं, खिलजी काल की। खिलजी काल के अंदर किस चीज की बात कर रहे हैं, अलाई दरवाजे की। अलाई दरवाजे की बात करें तो अलाई दरवाजा किस आकृति का बनाया गया है, किस प्रकार का बनाया गया, तो इसके अंदर घोड़े की नाल के समान इसकी आकृति है, जिसकी बात हम ऊपर ही कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसी प्रकार से तो देखिएगा तो इसके अंदर कमल की जो कलियां हैं यानी कि झरोके बनाए जाते हैं, उसके अंदर कमल की कलियां बनाई गई है। उसके बाद में इसके ऊपर अच्छी अच्छी जालियां जो है उसकी डिजाइन दी गई है। इस कारण से कहा जाता है कि ये जो है मार्शल ने इसके लिए कहा था कि इस्लाम की स्थापत्य कला की जो खजाना है या सबसे बड़ा जो हीरा है वो किसको कहा गया है, वो अलाई दरवाजा को कहा गया है। चलिएगा आगे चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं तुगलक काल की, यानी कि तुगलक काल किसे कहते हैं इस चीज को समझते हैं। इस काल में वास्तुकला की नवीन शैलियां सामने आई है और अब भवन निर्माण के जो खुरदरे पत्थर है, वो तिरछी दीवारें हैं, वो सलामी यानी कि सलामी कहते हैं उसको, सलामी का प्रयोग किया गया है। सलामी तुगलक स्थापत्य कला की खास विशेषता यह है कि इसका निर्माण जो है भवन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता था। दिल्ली के पास में तुगलकाबाद में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा एक आकर्षक भवन बनाया गया है, जिसको प्रशंसा करते हुए इब्न बतूत यात्री जो है उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि सूर्योदय के समय इतने तेज से चमकता है कि इस पर किसी की आंखें टिक नहीं पाती है। यानी कि इस भवन के लिए कहा था उसने कि ये जो सूर्योदय का जो समय होता है ना, उस समय इतने तेज से ये चमकता है, ये भवन चमकता है कि किसी की भी इसकी आंखें जो है किसी की इसके ऊपर टिक नहीं पाती है। इसके बाद में सैयद एवं लोधी काल किसको हम लोग कह सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा सैयद या लोधी काल हम किसे कहते हैं। सैयद शासन काल के बड़ी संख्या में मकबरों का निर्माण हुआ था। अष्टकोणीय मकबरों का इसी काल में उल्लेख मिलता है विशेष रूप में। इसी के साथ में देखिएगा लोधी काल के अंदर जो भवन है, भवनों को बागों के माध्यम से ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे, ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, जिससे चार बाग शैली का नाम दिया गया है, जो कि मुगल स्थापत्य कला का लोकप्रिय शैली के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार की शैली के रूप में लोकप्रिय है। इसके बाद में देखिएगा क्षेत्रीय स्थापत्य कलाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जौनपुरी वास्तुकला यानी कि जिसको शार्क शैली भी हम कहते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो शार्क शैली किस प्रकार की है। जौनपुर में शार्क वंश की स्थापना हुई थी। इस काल में जौनपुर शिक्षा एवं वास्तुकला का केंद्र बना हुआ था। इसके संदर्भ में इसे पूर्ण जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था। पूर्व का सिराज इसी कहा गया था उस समय। शार्क शैली का मुख्यतः वर्गाकार स्तंभ, तिरछी दीवारें,
छायादार मार्ग हुआ करते थे और उल्लेखनीय संरचनाएं हुआ करती थी। साथ ही में प्रवेश द्वार पर सजावट होती थी। इसकी विशालता शार्क शैली की विशेषता है। शार्क स्थापत्य पर तुगलक स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, इसके बाद में यानी कि प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात करें तो अटाला मस्जिद है आपकी और बंकार मस्जिद आपकी, दो मस्जिदों का नाम यहाँ पर अलंकृत किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मालवा स्थापत्य कला क्या है? मालवा स्थापत्य कला मध्य प्रदेश वाली जो कला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता यह है कि धरातल से प्रवेश द्वार तक बनी हुई भल्ला एवं चौड़ी जो सीढ़ियां होती है, भव्य और चौड़ी सीढ़ियां, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां और बहुत चौड़ी सीढ़ियां हुआ करती थी। भवनों के अंदर रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर मीनार का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रमुखतः उदाहरण के लिए यानी कि अर्शफिल महल और इडोला महल और जहान महल, इन दोनों जहाज महल सॉरी, इसको अगर आप देखते हैं तो इसकी आकृति मालवीय स्थापत्य कला की एक वे खूबी से एक उदाहरण है। इसके चित्र आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं बंगाल की, यानी कि बंगाली कला की अगर अपन बात करें, बंगाल की हम बात करें, विशेष क्षेत्र की बात करें तो बंगाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर स्थापत्य कला का मुख्यतः जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता था और नुकीले महलूबा बनाए गए थे। प्रमुख उदाहरण के लिए जो है आदिन मस्जिद वहां पर है और बड़ा सोजा मस्जिद वहां पर है बंगाल के अंदर, तो दोनों एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट छोटा यूनिट आपकी है जिसके अंदर दक्कन स्थापत्य कला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की जो दक्कन की वास्तुकला है, जिस शैली का विकास हुआ है उस पर तुगलक एवं ईरानी निर्माण कला गुंबदों का प्रयोग का प्रभाव देखने को मिला है। दक्कन में बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा और गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। अत्यंत उल्लेखनीय है। इसकी खास विशेषता यह है कि इसके अंदर आवाज जो है गुंजन यानी कि गूंजती है। ठीक है, इसके बाद में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मुगल स्थापत्य कला के बारे में। मुगल स्थापत्य कला के अंदर हम समझेंगे बाबर की कला किस प्रकार की थी, हुमायूं किस प्रकार की कला की बात करता था, इस प्रकार इसके बाद में अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग जो है किस काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे मेंस में आंसर राइटिंग के तहत। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम लोग एक बार दोबारा से इस स्थापत्य कला के बारे में जान लेते हैं। चलिएगा, तो देखिएगा हमने बात की इंडो इस्लामिक शैली के बारे में। इंडो इस्लामिक शैली की विशेषता क्या क्या है? तो इसकी शैली जो है देखिएगा किस प्रकार की शैली है इसकी, यानी कि भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण मिलता है। किस प्रकार का मिश्रण मिलता है? जिसके अंदर देखिएगा त्रिवेदी कहा गया है भारतीय कला संस्कृति को। क्यों कहा गया है भारत की संस्कृति को या भारतीय संस्कृति को त्रिवेदी क्यों कहा गया है? कि इसमें तीन मिश्रण मिलते हैं आप लोगों के। एक इस्लामिक कला का मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा इस्लामिक कला के अंदर जो है गुंबदों का निर्माण की अगर हम बात करें या फिर गुंबद नुमा जो संरचनाओं की बात करें तो ये देन जो है कुषाण वंश के शासकों की देन है कि वो लोग इसको लेकर आए। ठीक है, चलेगा, तो इसके अंदर देखिएगा किस प्रकार से त्रिवेदी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें तीन प्रकार की चीजों को शामिल किया गया है। जिस प्रकार से देखिए बलेल और प्लस सहते और उसके बाद में तीसरा जो है अलंकरण, यानी कि तीनों का मिश्रण से ही एक भवन का निर्माण किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज को महल, एक भवन का या महल का निर्माण किया जाएगा तो उसको सजावट भी करते हैं, उसको अलंकरण कह देंगे। इसके बाद में सहते यानी कि उसकी एक आकृति दी जाती है, एक संरचना दी जाती है। इसके बाद में भलेल यानी कि भलेल उस चीज को कहा जाता है जो कि उसके आधारभूत चीजों आधार जो होता है उसको मजबूत करने के लिए जो पहली बार उस चीज का निर्माण किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से आप नींव बनना मान सकते हैं, जिस प्रकार से एक चबूतरा बनाना मान सकते हैं, उसके ऊपर बनाए जाने वाली जो कला है यानी कि उसके ऊपर ही उन चीजों को दर्शाया जाता है। अलंकृत आप लोग समझते ही अलंकृत किसे कहते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा तो इन शैलियों का एक है अर्कुविता इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें गुंबद और महरूबाओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में देखिएगा अरबस्की का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। अरबस्की उस मंदिरों को या फिर उस भवनों को हम लोग कहते हैं जिसके अंदर अरबी लिपि में लिखे गए, यानी कि अरबी लिपि जो है उसमें लेख लिखे जाते हैं जो कि कुरान की कुछ पंक्तियां लिखी जाती हैं और साथ ही में जो है फूल पत्तियों का अलंकरण किया जाता है, यानी कि कमल के फूलों का और कमल के पत्तियों का उनको उनके ऊपर दर्शाया जाता है या फिर उन पर उनको दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसका विकास काल की अगर हम बात करें, इंडो इस्लामिक शैली का विकास जो है आप लोगों को पता है कि किस काल में हुआ था, ज्यादातर दिल्ली सल्तनत काल के अंदर हुआ, मुगल काल के अंदर इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत काल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुगल काल के बारे में हम चर्चा अभी तक नहीं करे हैं, अगली क्लास में मुगल काल के बारे में चर्चा करेंगे।
इसके अंदर हमने क्षेत्रीय कलाओं के बारे में भी बात किया, जिसके अंदर जौनपुर के मंदिरों के बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार की शैली वहां पर थी। उसके बाद में मालवीय क्षेत्रों के मंदिरों की भवनों की बात की कि वहां के किस प्रकार की मंदिर मस्जिद बनाए जाते थे। इसके बाद में बंगाल के बारे में हमने चर्चा की, जिसके अंदर 2 मस्जिदों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसके बाद में दक्कन वाला एक विशेष क्षेत्र की बात की, जिसके अंदर भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इस्लामिक शैली के बारे में। ठीक है, तो मुगल स्थापत्य कला किस प्रकार की थी उसके बारे में हम बात करेंगे।